वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी पिछली 2 कक्षाओं में असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी उसका जो भी पार्ट बाकी था वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचि के आंकलन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही हम पढ़ चुके हैं इसकी विशेषताएं, इसके अलावा कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो रुचि को प्रभावित करते हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि कक्षा शिक्षण में हम बच्चे की रुचि को कैसे जागृत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की विधियां। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है छात्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टूडेंट। छात्र का अध्ययन, देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे की जो रुचि है वो उसके सीखने को पूरी तरह से प्रभावित करती है। जैसे बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि बताइए आपने इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर क्यों नहीं प्राप्त किए। अपने बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा ये कहता है कि क्योंकि ये उस सब्जेक्ट में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे इस सब्जेक्ट में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए क्योंकि मैं इसे अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ता हूँ। इसके अलावा कई बार आपने देखा है बच्चों को कोई सब्जी पसंद नहीं होती या कोई विशेष प्रकार का कपड़ा नहीं पसंद होता। जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को मैंने देखा है जीन्स वगैरह डालना, टी शर्ट डालना ये तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उनको फॉर्मल कपड़े डलवाएंगे या फिर आप उनको कुर्ता पजामा वगैरह डालने के लिए कहें, शेरवानी वगैरह डालने के लिए कहें तो छोटे से बच्चे भी उस चीज को लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो रुचि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कक्षा शिक्षण में हमने क्या करके जाना है, बच्चे की रुचि जागृत करनी है शिक्षण में कि हमारे टीचिंग में बच्चे को इंटरेस्ट आए। तो इसके लिए हमें कुछ मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, कुछ हमें काम करना होगा इसके ऊपर ताकि बच्चे हमारी टीचिंग में इंटरेस्ट ले पाए और उनकी लर्निंग अच्छे से हो पाए। तो इसके अंतर्गत जो पहली चीज है वो है स्टडी ऑफ स्टूडेंट। हमें क्या करना है, बच्चे का अध्ययन करना है, छात्र का अध्ययन करना है। अब छात्र का अध्ययन किस तरह से किया जाएगा, तो रुचि को प्रभावित करने वाले मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कारक बताए थे, फैक्टर्स बताए थे, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे का जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य होता है वो भी पूरी तरह से प्रभावित करता है उसकी रुचि को। तो यहाँ पे हमने बालक के अध्ययन के अंतर्गत, छात्र के अध्ययन के अंतर्गत उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य में हमने ये देखना है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है ना, तभी वो कक्षा में जो टीचिंग कराई जा रही है, शिक्षण कराया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट ले पाएगा और सब्जेक्ट को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को देखना है, इसके साथ ही हमने उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना है। मानसिक स्वास्थ्य में हम ये कह सकते हैं कि हमने उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि को देखते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए ही उसको पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा शिक्षण कराना है जिससे कि उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो। इसके साथ ही हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी आयु, योग्यता, उसकी बुद्धि के अनुकूल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ बातों का ध्यान रख करके, इस विधि का प्रयोग करके, यानी छात्र का अध्ययन कर फिर उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो आयु है, योग्यता है, उनके अनुसार शिक्षण कराना है जिससे कि बच्चे का शिक्षण में इंटरेस्ट लेगा वो और इसके साथ ही उसका अधिगम भी बहुत ही अच्छे से होगा। दूसरा तरीका या दूसरी विधि कौन सी है, तो वो है उद्देश्य की स्पष्टता। उद्देश्य की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ एम। क्लैरिटी ऑफ एम, उद्देश्य की स्पष्टता में हम किस चीज को देखेंगे, हमने बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाना है उसके बारे में हमने बच्चे को स्पष्टता प्रदान करनी है कि ये सब्जेक्ट आपके ये काम आएगा।
भविष्य में आपको इस सब्जेक्ट का ये यूज मिल सकता है या ये उपयोगिता इसकी है आपकी लाइफ में, आपके भविष्य में, ये बताना है हमने उसको। अब सब्जेक्ट की आप पहले उसको उपयोगिता बताएंगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट में आप उसको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके भी उद्देश्य यानी एम को आप उसको बता करके चलेंगे कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे दैनिक जीवन में या फिर आप अपने भविष्य में इसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, ये क्लियर करके चलना है आपको। ठीक है, ये है उद्देश्य की स्पष्टता, यानी हमने बच्चे को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक कराया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्लैरिफाई करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देखो, जब किसी काम की हमें इंपॉर्टेंस पता होती है तो हम उसमें पूरा इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में। ठीक है, मुझे ये पता हो कि मुझे जो आज पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित ही कल मुझे कुछ ऐसे कंपटीशन को फाइट करना है तो मैं उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखने का प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी, उसमें इंटरेस्ट लूंगी ताकि कल की कंपटीशन में मैं जीत सकूं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम कुछ भी पढ़ाने से पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंतर्गत जो टॉपिक है उसके बारे में, उसके उद्देश्यों को क्लियर कर दें कि कल को इसकी उपयोगिता क्या है आपके जीवन में। ये है दूसरा तरीका। इसके बाद जो तीसरा विधि या तीसरा तरीका है वो है रुचि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है कि हमने बच्चे की रुचि को चेक करना है, इसके अंतर्गत रुचि का मापन करना है। ठीक है, यहाँ पे कहानी लिखा है मैंने, 1 मिनट, या रुचि मापन भी एक ही बात है, रुचि का मापन लिख दो या रुचि मापन। तो रुचि मापन के अंतर्गत, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत हमने उसके इंटरेस्ट का मापन करना है कि उसको किसी भी काम में रुचि है या किसी भी वस्तु के प्रति उसकी रुचि है तो वो रुचि कितनी है, क्योंकि मापन क्या करता है, मात्रा को जांचता है। हम अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर मापन, मूल्यांकन, आंकलन, इन तीनों पे बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि यही हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो ये है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो इसमें चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है इस पेपर का, वो है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, हमने उसकी रुचि का मापन करके चलना है, रुचि को चेक करना है उसकी कि उसकी रुचि जिस क्षेत्र में है वो कितनी है। ठीक है, रुचि अगर किसी क्षेत्र में या किसी वस्तु के प्रति या फिर किसी काम के प्रति अगर उसकी रुचि है तो वो कितनी है, उसका मापन करके चलना है, ताकि आप उसकी रुचि की मात्रा के अनुकूल ही अपने शिक्षण को एकदम सेट कर सके और आपके शिक्षण में बच्चे की रुचि जागृत हो सके। और इस तरह से ये है रुचि का मापन, ये विधि है। इसके बाद जो चौथी विधि आती है वो है सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग। अब आप सभी जानते हैं, आप बीएड कर रहे हैं, आप सभी सहायक सामग्री की कितनी इंपॉर्टेंस आपको बताई जाती है। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में भी जब आपके पास जो एक टीचिंग सब्जेक्ट आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हो तो उसमें भी ये टॉपिक था, दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे सहायक सामग्री कहते हैं। एक चीज तो ये, फिर उसके बाद आपने माइक्रो टीचिंग से जहां से आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको प्रदर्शन कौशल, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के अंतर्गत हम सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, जिसमें चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा सब कुछ आप लेकर के आते हैं ना, कुछ चित्र, ऐसी चीजें लेके आते हो ना। सहायक सामग्री मतलब जिन वस्तुओं को बच्चे को जाकर के नहीं दिखाया जा सकता, अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। उनकी पिक्चर लेके आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड मॉडल लेके आ सकते हैं, उनकी पीपीटी बच्चे को दिखा सकते हैं। वो अगर रियल में लाया जाने वाला कोई चीज है जिसको हम ला सकते हैं, जैसे कक्षा में अगर आप फूल की संरचना पढ़ा रहे हैं साइंस में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, फूल को लेकर के आएंगे, उसके भाग बता सकते हैं कि ये इसका ये भाग है, ये भाग है। तो हम ये बात करते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान ना दो, व्यवहारिक ज्ञान दो। तो सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए। चलिए, ये तो बात ये हो गई। अब रुचि के साथ इसका आप जरा कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा संबंध स्थापित करके देखो इसका।
तो यहाँ पे अगर हम कक्षा में लेसन डिलीवर कर रहे हैं और आपने क्या करना होता है, अपनी जो भी सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सामग्री जो भी आप प्रयोग में ले रहे हैं, उसको आपको हम बताते हैं कि आपने उसको कवर अप करके आना है। ठीक है, कवर करके लेके जाते हो ना आप लोग, ढक करके लेके जाते हो, चाहे वो न्यूज़पेपर से या किसी से। आप देखा करो कि बच्चे की उसकी क्यूरियोसिटी ये जानने की ये रहती है कि इसके अंदर क्या है। आप जा करके उसको वहां पे हैंग कर देते हो या टेबल पे रख देते हो, जैसे भी आपकी क्लास में व्यवस्था है लेसन डिलीवर करते समय आप वहां रख देते हो। अब आप देखना, आप पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो अपने वाले टीचिंग पॉइंट पे खोलोगे ना उसको, जहां पे जिस टीचिंग पॉइंट पे आपने उसको दिखाना है आप तो वहां पे ओपन करेंगे। लेकिन इस दौरान देखा करो कि बच्चे का पूरा फोकस उसके ऊपर ही रहता है कि इसके अंदर टीचर क्या लेकर के आया होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, और जैसे ही वो खुलता है, यानी कि आप उसका चाहे न्यूज़पेपर है या कवर है वो हटाते हैं, तब देखा करो बच्चे का ध्यान कैसे उसकी ओर जाता है। फटाक से सारी क्लास ऐसे उत्सुकता से क्यूरियोसिटी के साथ देखती है कि अच्छा इसके अंदर ये बना हुआ है। बच्चे को क्या करते हैं, ये बच्चे को क्यूरियस कर देते हैं। ठीक है, उसके मन में लालसा पैदा कर देते हैं, जानने की इच्छा हो जाती है उसके मन में कि आखिर इसमें हमारा टीचर लेकर के क्या आया होगा। ठीक है, तो ये सहायक सामग्री क्या करती है, बच्चे में जानने की इच्छा पैदा करती है, जिज्ञासु बना देती है उसे, और जिज्ञासु होना रुचि के अंतर्गत ही आता है। अगर आप किसी चीज को जानने के लिए लालायित हैं या बहुत ही ज्यादा उसमें उसके पीछे आपकी लालसा ये है कि आपको पता चले कि ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, या क्या है इसके पीछे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फर्स्ट स्टेप हो गया, जिज्ञासा जो है वो इंटरेस्ट का पहला स्टेप है, पहला सोपान है। तो इस तरह से सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हो। आपके कक्षा के बच्चों की आपके शिक्षण में या आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट में आपका जो भी टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है बच्चे की कक्षा में रुचि जागृत करने का। तो अगला तरीका या विधि है उपयुक्त विधि। उपयुक्त विधि, तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आपने क्या करना है, बच्चे को शिक्षण कराने के लिए, टीचिंग के लिए आपने एक उपयुक्त मेथड, एक उपयुक्त विधि का चयन करना है। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के। हम भी क्या है, टीचिंग के अंदर मेथड्स ही पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी की क्लास के अंदर हमारे अलग मेथड्स चल रहे हैं, सिविक्स की क्लास में अलग मेथड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि आपने एक उचित विधि का चयन करना है, उपयुक्त विधि का चयन करना है बालक को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ऐसी नवीन विधियां हैं जिसमें बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखता है। वो जैसे अब मान लीजिए आप उसको जो है सैद्धांतिक जो विधि है या विद्यार्थी केंद्रित विधि का प्रयोग ना करते हुए पढ़ा रही हैं, या फिर आप उसको व्याख्यान लेक्चर मेथड से ही फुल टाइम पढ़ाते हैं, सारा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो बच्चा बोर हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है कि हम एक मेथड, कोई अच्छा सा मेथड चूज करके जिसमें कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके, रुचि विकसित हो सके उनकी, ऐसा प्रयास करना चाहिए शिक्षण के दौरान। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है विषय वस्तु की उपयोगिता। विषय वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें मैंने बताई है ना उद्देश्य की स्पष्टता में, तो यहाँ पे विषय वस्तु की उपयोगिता में भी वही बात आएगी कि हमने बच्चे को बताना है कि जो विषय वस्तु, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके आगे कहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, जब बच्चे इस बात को जान जाएंगे कि उनके लिए ये इसकी यूटिलिटी है, इसकी उपयोगिता है आगे अपने जीवन में, भविष्य में, तो वो उसको अच्छे से सीखेंगे और उसमें इंटरेस्ट लेकर के सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवहारिकता पर बल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सैद्धांतिक बात नहीं बतानी है बच्चे को, बल्कि क्या बताना है, व्यवहारिकता का उसमें गुण लेकर के आना है। जो भी हम टीचिंग करा रहे हैं उसमें हम सैद्धांतिकता से रिलेटेड उदाहरण, यानी बहुत पुराने टाइम के उदाहरण नहीं लेके आए, बल्कि कैसे उदाहरण लेकर के आए जो आज के टाइम में है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि
उदाहरण उसके दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। आप जब ऐसा उसको क्लास में उदाहरण देंगे जैसा कि वो रोज देखता है अपने साथ होते हुआ, तो वो भी सुनेगा ना, तो उसको ये लगेगा कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी डेली होता है। तो आपने जो भी एग्जाम्पल्स लेके आने हैं वो उसके डेली रूटीन से लेकर के आने हैं, ना कि कोई किताबी बताना है। तो ज्ञान जैसा भी उसको आप दे रहे हैं, जैसा भी सब कुछ आप बता रहे हैं उसको, वो सारा का सारा व्यवहारिक होना चाहिए, सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है उच्च आदर्श। उच्च आदर्श टाइम टू टाइम आपको बच्चों को बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बताते रहना चाहिए जो कि आपके सब्जेक्ट से थोड़ा हट करके चलने की बात है, ठीक है। जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं है या अपने टॉपिक्स को पढ़ाना नहीं है, लेकिन फुल टाइम केवल ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हैं, लास्ट के कोई 2, 4, 5 मिनट के लिए आप उनको कुछ ऐसा सिखाएं, भले ही वो कोई कहानी हो सकती है, वो किसी की जीवनी हो सकती है, वो किसी के जीवन से संबंधित कोई घटना हो सकती है, कोई प्रसंग हो सकता है, आपके खुद के जीवन से संबंधित कोई ऐसा प्रसंग हो सकता है जिससे कि बच्चे सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे, उच्च आदर्शों की स्थापना होगी। इससे क्या होता है, बच्चों को क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है। बच्चों को ये पता है कि अगर हम 40 मिनट का पीरियड है तो अगर 30 मिनट हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अध्यापक की बात को सुनेंगे, टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, फिर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके अच्छे से उत्तर देंगे, तो इसका मतलब लास्ट के 10 मिनट हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा सुनने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कहानी है, घटना है, कोई प्रसंग है, तो आप ऐसा कुछ भी अपना सकते हैं जिससे बच्चे में उच्च आदर्श आएंगे, भाईचारे की भावना आएगी, सहयोग की भावना आएगी। अब डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या सुनाया है, ठीक है। तो डेली में आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी उसका आपकी कक्षा में और आपके सब्जेक्ट में, आपके टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है अध्यापक का प्रभाव। अध्यापक का प्रभाव, तो अध्यापक का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे का आपके सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। देखिए, जो बच्चे आपको लाइक करते हैं अपने टीचर्स को, जो मान लीजिए कि सब्जेक्ट भले ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो टीचर जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो अच्छा लगता है उनको, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा है उनके साथ, या फिर ये कह सकते हैं उनकी बाउंडिंग अच्छी है पूरी क्लास के साथ, तो क्या होगा, वो उनके सब्जेक्ट को भी पढ़ने लग जाएंगे, हालांकि उनको वो सब्जेक्ट नहीं भी पसंद होगा तब भी पढ़ लेंगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो अध्यापक का प्रभाव होता है ना, वो बच्चों पे पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर अध्यापक का प्रभाव पॉजिटिव गया है, अगर बच्चे अध्यापक को पसंद करते हैं, तो अगर वो सब्जेक्ट या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर उन्हें नहीं भी पसंद है, तब भी वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो इस तरह से ये कुछ विधियां या कुछ तरीके हैं जिनसे आप कक्षा शिक्षण में, अपनी टीचिंग में बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। छात्र का अध्ययन करें, आप उद्देश्य की स्पष्टता करें, उसकी रुचि का मापन करें, सहायक सामग्री का प्रयोग करें, उपयुक्त विधि का चयन करें, विषय वस्तु की उपयोगिता बताएं बच्चों को, व्यवहारिकता पर बल दें, सैद्धांतिकता पर नहीं, उच्च आदर्शों की स्थापना करें, और अध्यापक का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें ताकि आपका प्रभाव उन पर सकारात्मक रहे। अब आगे इसके बाद हमने इसके परीक्षण की बात करनी है कि अगर हमने किसी बच्चे की रुचि का परीक्षण करना है, आकलन करना है, असेसमेंट करनी है उसकी इंटरेस्ट की, तो हम कौन से परीक्षण प्रयोग में ले सकते हैं। तो चलिए अब हम उन्हें पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके सामने है कि रुचि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो रुचि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य या अव्यावसायिक रुचि मापन परीक्षण होते हैं, जहां पे हम अव्यावसायिक यानी व्यवसाय की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे कैसी रुचि का मापन किया जाता है, तो शैक्षिक रुचि, ठीक है, शैक्षिक रुचि होती है, इसमें उसको चेक किया जाता है, व्यवसायिक नहीं होती, अव्यावसायिक लिखा हुआ है। या फिर सामान्य की बात हो तो सामान्य का भी मतलब क्या होगा, शैक्षिक रुचि से है। और ये किसके लिए उपयोगी होती है, तो छोटे बच्चों के लिए परीक्षण किया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अव्यावसायिक है यानी व्यवसाय की कोई बात नहीं है, व्यवसायिक रुचि का मापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसका कर रहे हैं, शैक्षिक रुचि का मापन कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको ये नाम नहीं दे सकती कि मैं यहाँ पे इसको
मापन परीक्षण कह दूं, नहीं, ये जो नाम है इसका वो यही रहेगा। मैं आपको बता सकती हूँ कि अव्यावसायिक का मतलब क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त है, ठीक है, परीक्षण, इसलिए मैं इसका नाम नहीं चेंज कर सकती। अव्यावसायिक का मतलब शैक्षिक है। अव्यावसायिक शैक्षिक रुचि है, जो छोटे बच्चों के लिए ये परीक्षण किया जाता है, उनकी शैक्षिक रुचि को मापने के लिए या फिर खेल से संबंधित रुचि को मापने के लिए। छोटे बच्चों के लिए शैक्षिक में भी और खेल से संबंधित रुचि के मापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद व्यावसायिक रुचि मापन परीक्षण में क्या होता है, व्यावसायिक रुचि को मापा जाता है। इसमें कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति के, बालक के व्यवसाय के इंटरेस्ट को देखा जाता है कि उसे उसके पर्टिकुलर जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसका व्यवसाय है, उसमें कितना इंटरेस्ट है, इस चीज को चेक किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई रुचि परीक्षण के प्रकार की, दो प्रकार की होती है। एक तरफ अव्यावसायिक यानी कि शैक्षिक की बात हो रही है, शैक्षिक रुचि का मापन किया जा रहा है, जो छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस परीक्षण का, और एक तरफ व्यावसायिक की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपके सामने है कुछ प्रमुख भारतीय और विदेशी रुचि परीक्षण है, ठीक है। रुचि का परीक्षण कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया, रुचि के बारे में बहुत कुछ देख लिया। अब कौन कौन से ऐसे परीक्षण हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति की रुचि को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख मैंने भारतीय और विदेशी रुचि परीक्षणों के नाम लिख दिए गए हैं यहाँ पे मेरे द्वारा, आप देख लीजिए। स्ट्रोंग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, ठीक है, पहला हमारा जो रुचि परीक्षण है उसका नाम है स्ट्रोंग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, सन 1919 में से तैयार किया गया था, ठीक है, अंदाजा लगा लो कितना पुराना है ये। स्ट्रोंग का व्यावसायिक रुचि प्रपत्र कब तैयार किया गया, सन 1919 में तैयार किया गया। कूडर प्राथमिकता प्रपत्र, ये भी एक रुचि परीक्षण है, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। इसके बाद है थ्रस्टन रुचि अभिरुचि, थ्रस्टन रुचि अभिरुचि। तो यहाँ पे ये जो थ्रस्टन वाला है ना, ये हमारे इंडिया में बहुत यूज किया जाता है रुचि मापन में। रिसर्च करते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि 10th क्लास के बच्चे, हमारी रिसर्च का टॉपिक ये है कि जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, वो मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, या साइंस में या फिर इंग्लिश में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो रिसर्च करेंगे तो ज़्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं रुचि के मापन में। थ्रस्टन रुचि अभिरुचि परीक्षण है इसका, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे ना अनुसूची है, तभी मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा था बोलने में ही। डस्टर अनुसूची, ठीक है, अनुसूची है यहाँ पे। जब किसी भी चीज को हम बार बार देख लेते हैं ना, फिर अगर गलत लिखा हो तो वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे बोलने में मुझे ये अजीब लग रहा था कि अभिरुचि तो यहाँ होना नहीं चाहिए, अनुसूची है। थ्रस्टन रुचि अनुसूची के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसका हमारे ज़्यादातर इंडिया में कभी भी अभिरुचि या रुचि को चेक करने के लिए कोई भी जब रिसर्च की जाती है तो इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। जिस चित्र रुचि सूची, चित्रों के माध्यम से इसमें किसी की भी अभिरुचि को मापा जाता है, चेक किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है रुचि का। इसके बाद देखिए आरपी सिंह, इंडियन है ये एक आरपी सिंह, इन्होंने जो परीक्षण बनाया है वो है रुचि प्रपत्र, ठीक है, रुचि प्रपत्र ये नाम दिया इन्होंने अपने परीक्षण को। उसके बाद देखिए एसपी कुलश्रेष्ठ के दो यहाँ पे आपके सामने परीक्षण लिखे हुए हैं, शैक्षिक रुचि प्रपत्र और व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। अब शैक्षिक रुचि वाला कौन सा है देख लो, अव्यावसायिक है जो वही शैक्षिक में आता है, ठीक है। तो एसपी कुलश्रेष्ठ ने दोनों ही प्रकार का परीक्षण तैयार किया है रुचि के अंतर्गत या रुचि से संबंधित। शैक्षिक रुचि प्रपत्र भी है उनका और व्यावसायिक रुचि प्रपत्र भी है। ये कुछ प्रमुख देशी विदेशी आप कह सकते हो इनको, भारतीय भी हैं इनमें और विदेशी रुचि परीक्षण भी हैं, ठीक है। ये आपको
परीक्षा में बहुत ही मदद करने वाले हैं। अगर आप इनके नाम भी लिख देते हैं आंसर्स में तो देखना आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रयास किया है कि असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत आज हमारी ये तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लास लग रही है हमारी। तो इसमें सारा का सारा जितना भी मैटर था ना वो सब आ गया है, रुचि के कॉन्सेप्ट से लेकर के उसके परीक्षण तक का। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।